हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेज। तो आज से हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा समय बीत गया है तो मुझे ऐसा लगा कि अब तक बच्चे चैप्टर नंबर 3 तक पहुंच गए होंगे, तो हम वहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि चैप्टर 1 और 2 नहीं पढ़ाएंगे, लास्ट में वो भी खत्म कर देंगे जब रिविजन कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत फास्ट चलेंगे, बहुत अच्छे से रेगुलर वीडियोज़ मिलेंगे आप लोगों को। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे ना वो है आव्यूह, जिसे इंग्लिश में मैट्राइसिस कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मैट्राइसिस होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, दो आव्यूहों को किस तरीके से जोड़ सकते हैं, किस तरीके से घटा सकते हैं, और साथ ही साथ किस तरीके से उन्हें गुना किया जाता है, और भी प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो भी देखेंगे, और ये जानेंगे कि मैट्राइसिस एक्चुअल में क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं हम लोग इसको। ठीक है बच्चों, तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। साथ ही साथ अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 13 से 14 नंबर का सवाल पूछा जाता है मैट्राइसिस और डिटर्मिनेंट से, यानी कि जो तीसरा चैप्टर है और चौथा चैप्टर है उससे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया ना तो इसके बाद का जो चैप्टर है वो बड़ा ही इजी हो जाता है। 50% आप यहीं पे पढ़ लोगे उसको। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आव्यूह होता क्या है, मैट्रिक्स होता क्या है। तो देखिए, मैट्रिक्स जो होता है ना वो किसी भी आंकड़ा को रखने का एक तरीका होता है। आंकड़ा किस तरीके का आंकड़ा, तो देखिए मैं दिखाता हूँ। आपके पास 3 बच्चे हैं, ठीक है जी। एक का नाम ए है, एक का नाम बी है और एक का नाम सी है। ये स्कूली बच्चे हैं। इनके पास ना ये जो ए है इसके पास 3 पेन है, 3 पेन है और 4 पेंसिल है। ठीक है बच्चों, 4 पेंसिल है। ठीक, ये जो बी है इसके पास 2 पेन है और 3 पेंसिल है। ये जो सी है इसके पास 4 पेन है और 3 पेंसिल है। तो एक तो तरीका ये है कि आप ऐसे लिखो, या तो अगर इसी को दिखाना है तो आप दूसरे तरीके से दिखा सकते हो। कैसे दिखा सकते हो भाई, तो ये जो आंकड़े आपने लिखे हैं ना 3, 4, 2, 3 एंड 4, 3, ये जो आपने लिखा है इसको आप क्या करो, ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट आज तक पढ़ते आ रहे थे अपने जीवन में उससे ऐसे घेर दो। बस अब ये क्या बन गया, आव्यूह बन गया। ठीक है जी। अब देखिए ये आव्यूह में पता कैसे चल रहा है, तो हम लोग पहले से ही ये डिसाइड कर लेंगे कि ये जो ऊपर से ऐसे नीचे आ रहे हैं ये पेन बता रहा है। मतलब कि ये क्या है जी, ये पेनों की संख्या है, कलमों की संख्या है। ये क्या है, तो ये पेंसिल है। ठीक है बच्चों, हाँ जी, ये पेंसिल है। देखते ही पता चल जा रहा है कि क्या है, 4 पेंसिल है, 3 पेंसिल है, 3 पेंसिल है। ठीक, अब ये जो ऐसे ये एक लाइन आप लोगों को दिख रहा होगा ऐसे वाली, ये जो है ना ये बच्चों के नाम बता रहे हैं। जैसे कि ये ए है, ये क्या है, बी है। ये सब हम लोग पहले से ही डिसाइड कर लेंगे कि इस तरीके से जाएंगे तो बच्चों के नाम होंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो ये क्या होगा, पेन की संख्या होगी। ठीक, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं जी, मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये जो लाइन आप लोगों को दिख रहा है ना, ये ऐसी लाइन, इसके कुछ नाम दिए गए हैं बच्चों। और ये जो ऐसी लाइन दिख रही है इसके भी कुछ नाम दिए गए हैं। तो इससे ये जो ऐसी लाइन है इसे हम लोग कहते हैं पंक्ति। क्या कहते हैं जी, पंक्ति। और ये पंक्ति नंबर कितना है, 1। तो ये क्या हो जाएगा, पंक्ति नंबर 2, और ये क्या हो जाएगा, पंक्ति नंबर 3। लेकिन हम लोग पंक्ति ज्यादातर बोलेंगे नहीं, हम लोग इसे रो कहेंगे, ROW। ठीक है जी, रो कहेंगे। रो 1, रो 2, रो 3। इसे दिखाते कैसे हैं, तो इसे हम लोग R1 से दिखाते हैं, इसे हम लोग R2 से दिखाते हैं, और इसे हम लोग R3 से दिखाते हैं। और ये वाली जो लाइन आप लोग देख रहे हैं इसे हम लोग स्तंभ कहते हैं। ऊपर में जगह नहीं है तो नीचे लिख दे रहे हैं। तो ये पहला स्तंभ हो गया, और ये क्या हो जाएगा, दूसरा स्तंभ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग इसे स्तंभ भी नहीं कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। ठीक है, कॉलम के लिए ये क्या हो जाएगा, C1, और ये क्या हो जाएगा, C2। ऐसे लिख देते हैं, नीचे यहां पे लिख देते हैं सफिक्स में। ठीक है, तो ये कॉलम 1 हो गया और ये क्या हो गया, कॉलम 2 हो गया। तो ये होता है मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, कि किस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे मैट्रिक्स बना सकते हैं, यही है मैट्रिक्स। ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम। ठीक है, तो देखिए लगे हाथ हम लोग ये जान लेते हैं कि मैट्रिक्स की कोटि किसे कहते हैं। कोटि जिसे इंग्लिश में ऑर्डर कहा जाता है, हम लोग भी ऑर्डर ही बोला करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे कितने रो हैं बच्चे, तो ये देखो पहला रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। कॉलम कितने हैं, तो ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तो यहाँ पे ऐसे क्रॉस का साइन बना करके लिख देंगे 2। तो ये वाली चीज जो हमने लिखा ना इसे ही हम लोग कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं, कोटि। तो अगर कोई आपसे कहे कि 3x2 का कोटि का मैट्रिक्स कैसा होता है तो आप ऐसा बताओगे। कोटि ना कह करके हम लोग ज्यादातर जो बात करेंगे वो करेंगे ऑर्डर, यानी कि इसको ऑर्डर कितना हो गया, 3x2 हो गया या 3x2 हो गया। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो अंदर वाली जो चीजें हैं ना मैट्रिक्स के जो अंदर है इसे हम लोग एलिमेंट कहते हैं। ठीक, एलिमेंट। साथ ही साथ अगर हिंदी की बात करें तो इसे अवयव कहा जाता है। ठीक है, अब कभी ऐसा होता है कि अवयवों की संख्या के बारे में पूछ लिया जाता है कि कितने अवयव किसी भी मैट्रिक्स में रह सकते हैं। तो जो अवयवों की संख्या होती है ना वो क्या होता है बच्चों, तो अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या
अगर आपने माना कि जो रो है, जितने भी रो हैं उसे m मान लेते हैं और जो कॉलम है उसे n मान लेते हैं, तो दोनों को गुना कर दीजिए तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, अवयवों की संख्या मिलेगा। जहां पर m क्या है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो यानी कि पंक्तियों की संख्या, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है जी, यानी कि स्तंभों की संख्या। दोनों को गुना कर दीजिए। जैसे इसकी बात करें, हमें नहीं पता कि ये कितने हैं, उसे छिपा दीजिए। और ये देखिए ये क्या है, 3 × 2 यानी कि 6। इसमें 6 अवयव हैं, देख लो 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, तो अवयवों की संख्या हम लोग कैसे निकाल सकते हैं वो हम लोगों ने देख लिया। कोटि किसे कहा जाता है यानी कि ऑर्डर किसे कहा जाता है वो देख लिया। रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, वो सब कुछ हम लोगों ने समझ लिया। तो अब हम लोग एक बढ़िया से डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से एक अवयव को रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, ये समझेंगे। साथ ही साथ किसी अवयव को हम कैसे पहचान सकते हैं वो भी समझेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। आप लोग इसका क्या कीजिए भाई, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि एक अवयव को किस तरीके से निरूपित कर सकते हैं। तो हमने माना कि ए नाम का एक अवयव है, ठीक है, ए नाम का एक मैट्रिक्स है और इसके जो एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, तो यहाँ पे आएगा पहला अवयव, यहाँ पे दूसरा आएगा, यहाँ पे तीसरा आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से बढ़ते चला जाएगा और ऐसे नीचे बढ़ते चले जाएंगे इसके एलिमेंट। तो हमने माना कि यहाँ पे जो अवयव है उसका नाम है A11। ठीक है, यहाँ पे जो अवयव है इसका नाम है A12, यहाँ पे जो अवयव है इसका नाम है A13। ये क्या हो रहा है भाई, तो अभी मैं बताता हूँ कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, अभी मुझे थोड़ा सा लिख लेने दो। यहाँ पे जो है ना ये 1n। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनना। ये जो पोजीशन है, जैसे देखो एक मैट्रिक्स में यहां पे लिखता हूं और ऐसे लिख दिया कि 1 2 3 4 5 6 4 3 2। अगर आपको कहना रहे कि ये वाला 2 के बारे में बताना रहे कि ये वाला जो 2 है, सर आपने गलत लिख दिया, यहाँ पे प्लस आना चाहिए था, मान लो आपको बताना रहे, तो आप कैसे बताओगे कि कौन सा 2? एक 2 तो यहाँ पर भी है ना, यानी कि इसका और इसका कोई स्थान होना चाहिए जिससे कि हमें पता चले कि बच्चे क्या बोलना चाह रहे हैं, कौन से 2 के बारे में बोलना चाह रहे हैं। तो उन स्थानों का पता कैसे चलता है, वो ऐसे चलता है। कैसे चलेगा, जैसे अगर हमें इसके बारे में बोलना रहे, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि ये कौन से रो में है, तो ये कौन से रो में है, दूसरे रो में है। और साथ ही साथ ये कौन से कॉलम में है बच्चे, तो ये पहले कॉलम में है। तो इसका जो स्थान हो जाएगा ना, मान लो कि ये जो एलिमेंट है इसका नाम है ए, है ना, ए के जगह पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 4 है। और इसका रो कितना है बच्चे, तो इसका रो है 2 और कॉलम कितना है 1। तो हम फट से ये समझ जाएंगे कि बच्चा इसके बारे में बात कर रहा है। अगर इसके बारे में बात करना है तो आप कैसे करोगे, लिखोगे कि ये जो रो है वो कितना है, इसका 3 है। कॉलम कितना है बच्चों, ऊपर से कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। तो अगर आप बोलोगे कि A33, इसका मतलब कि आप ये वाला 2 की बात कर रहे हो। तो ये पोजीशन का पता चलना बहुत जरूरी है बच्चों, ताकि हमें पता चल सके कि बच्चा किसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो वो पोजीशन कैसे पता चलेगा, तो ये देखिए ये पहला रो है, ठीक है, और ये क्या है, पहला कॉलम है। तो पहला रो और पहला कॉलम पे जो अवयव रखा रहेगा उसे क्या नाम देंगे हम लोग, A11। ये क्या हो जाएगा, ये रो तो पहला ही है, रो तो अभी पहला ही है, तो रो के जगह पर एक ही लिखा है। कॉलम कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। ठीक है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये कौन सा कॉलम है, तीसरा कॉलम है। तो इसका क्या हो जाएगा, रो पहला है लेकिन जो कॉलम है वो कौन सा है, तीसरा है। इसी तरीके से बढ़ते चला गया है, बहुत सारे हैं। ये जो कॉलम है ना वो कौन सा कॉलम है, nवां कॉलम है। तो रो तो पहला ही है लेकिन कॉलम कौन सा है, nवां हो गया, तो इसका नाम पड़ गया A1n। ठीक है, इसके जगह पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 जो होना रहेगा हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि यहां पर जो अवयव लिखे रहेंगे वो कैसे लिखे जाएंगे भाई, तो देखो A नाम है, इसका स्थान क्या है, तो ये दूसरे रो में है और कॉलम कौन सा है, पहला, तो क्या हो जाएगा A21। यहां पे जो होगा वो क्या, तो ये दूसरे रो में है और कॉलम कौन सा है, दूसरा, तो क्या हो जाएगा A22। ये जो अवयव है इसका नाम क्या हो जाएगा, दूसरे रो में है और कॉलम कौन सा है, तीसरा, तो A23। इसी तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा और जो लास्ट वाला अवयव होगा ना उसका क्या नाम हो जाएगा, तो रो तो अभी भी दूसरा ही है लेकिन कॉलम कौन सा है, n, तो क्या हो जाएगा A2n हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अगर हम बात करें कि यहां पर जो अवयव लिखाएगा उसका क्या नाम पड़ेगा, तो ये तीसरे रो में है इसीलिए पहले 3 लिखेंगे और कॉलम वाले को बाद में लिखेंगे। आप लोग कह सकते हो कि सर क्या रो को पहले लिखना और कॉलम को बाद में लिखना ये मतलब जरूरी है, हाँ जी बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, रो को हम लोग पहले लिखते हैं, कॉलम को हम लोग बाद में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो ये क्या हो जाएगा A32, क्योंकि ये तीसरे रो में है, दूसरे कॉलम में है, A33
3, तीसरे रो तीसरे कॉलम में, इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा, A3n हो जाएगा। अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से मैट्रिक्स का निर्माण किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे रो होंगे, यहाँ पे चौथा होगा, पांचवा होगा, छठा होगा, बहुत सारे रो होंगे। यहाँ पे हमने माना कि ये m बार रो है, ठीक है। कौन सा रो है बच्चों? m। तो m और कॉलम कौन सा है? पहला कॉलम। तो इस अवयव का क्या नाम हो जाएगा? m1, ठीक है जी। हाँ, इसका क्या नाम हो जाएगा? तो रो तो इसका m है और कॉलम कितना है? 2 है, तो m2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? तो m3, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा? mn, ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं आप लोग। अब देखिए इसका हम लोग कोटि कैसे लिखेंगे, यानी कि इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे। तो ऑर्डर देखिए ऐसे लिखाता है कि रो कितने हैं इसके, तो रो कितने हैं? m है, तो यहां पे लिख दिया m। कॉलम कितने हैं इसके, तो कॉलम कितना है? n, तो क्रॉस देके क्या लगा दिया? n। तो इसका ऑर्डर हो गया m क्रॉस n। इसमें एलिमेंट कितने होंगे, तो दोनों को गुना कर दो, उतने ही इसमें अवयव होंगे। समझ में आ गया आप लोगों को कि ऑर्डर कैसे लिखते हैं। तो इस पूरे को हम लोग एक शॉर्ट तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे भाई? वो देखो, हम लोग लिखेंगे कि A नाम का एक मैट्रिक्स है जिसके जो एलिमेंट्स है ना वो क्या है? A है, छोटा वाला A है। यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा रहता है, ठीक है बच्चों। तो जो लिखा हुआ है उसको मान लिया कि I है और J है। देखो 2 अक्षर लिखा हुआ रहता है, हमेशा 2 अंक लिखा हुआ रहता है। देखो वो 1 और 1 2, ठीक है, 2 अंक लिखे हुए हैं ना। तो हमने लिखा कि पहला वाला I है, दूसरा वाला J है। जहां पर I जो है ना, I जो है ये क्या बताता है? रो बताता है कि रो का पोजीशन क्या है, रो। और जो J है वो क्या बताता है? कॉलम का पोजीशन बताता है, ठीक है बच्चों। ये I है, रो का पोजीशन बता रहा है, J क्या बता रहा है? कॉलम का पोजीशन बता रहा है। और ये मैट्रिक्स का जो कोटि है वो कितना है? m क्रॉस n है, ठीक है। अब देखिए ये I कितना हो सकता है, J कितना हो सकता है, आप उसके बारे में भी बता सकते हो। तो ये जो I है ना, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है। देखो I ये है ना, ये पहला वाला है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और सबसे ज्यादा कहां तक जा रहा है? तो देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, लास्ट में कहां जा रहा है? m तक जा रहा है। तो I जो है वो 1 से लेके कहां तक जा सकता है? m तक जा सकता है। उसी तरीके से ये जो J है वो कहां से कहां तक जा सकता है? तो 1 से लेकर के कहां तक जा सकता है? m तक जा सकता है, ठीक है बच्चों। देख लो J जो है ये दूसरा वाला जो अंक है, 1 है, 2 है, 3 है, लास्ट में कहां तक गया है? n तक गया। n से ज्यादा कहीं पर गया है? नहीं गया है। तो ये होता है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का शॉर्ट तरीका कि A जो है इक्वल टू AIJ, इसकी कोटि कितना है? m क्रॉस n है। तो I कितना होगा? 1 से लेकर के जो नंबर ऑफ रो है वहां तक जाएगा। J कितना है भाई? तो 1 से लेकर के जो नंबर ऑफ कॉलम है वहां तक जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि A23 कहां पे है, फट से बोलेंगे कि A23 यहां पे है, ठीक है। अगर मैं इसमें कहूं कि बताओ कि A22 कहां पर है, तो बोलेंगे दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये रहा 5। समझ में आ रहा है? तो अब अगर हम उसका स्थान बताएं ना, तो फट से आप बता दोगे कि कौन से अवयव के बारे में बात हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं अवयवों के प्रकार का, यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं वो बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं एक चीज और बताना भूल गया था, वो बता देता हूं कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि वो जो बच्चों वाला और पेन वाला और पेंसिल वाला एग्जाम्पल हमने लिया था ना, कि A और B साथ ही साथ C नाम का 3 बच्चा है और उसके पास ये पेन है और ये क्या है? पेंसिल है, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने इस तरीके से लिखा था कि ये 2 4 कुछ भी रहा होगा वहां पे, हमको याद नहीं है कि क्या, इस तरीके से हम लोग लिखे थे। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है बच्चों। कैसे लिख सकते थे कि 2 3 5 और 4 4 3, ठीक, ये ऐसे भी लिख सकते थे। ये क्या है भाई? तो ये A है, ये B है, ये C है, ये बच्चा का नाम है। और ये क्या है? तो ये पेन की संख्या बता रहा है और ये पेंसिल की संख्या बता रहा है, ठीक। यहाँ पे क्या था? तो ये ऐसे बच्चे का नाम था और ये वाला चीज पेन बताता था, ये पेंसिल की संख्या को बताता था, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों के नाम हम ऐसे भी लिख सकते हैं और पेन पेंसिल को ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे बच्चों के नाम ऐसे लिखा था, पेन पेंसिल को ऐसे लिखा था, ठीक है। तो हम दोनों तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ये जो है ये क्या है? 3 रो है तो इसलिए 3, और कॉलम कितना है? 1 और 2, 2 कॉलम है तो यहाँ पे 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे 2 रो है तो इसलिए 2, और कॉलम कितना है? 1 2 3, 3 कॉलम है तो 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बात कर लेते हैं अवयवों के प्रकार का। तो जो सबसे पहला प्रकार आप लोगों को पढ़ना है ना, वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, जिसे हिंदी में कहा जाता है स्तंभ अवयव।
देखिए इसका डेफिनेशन बड़ा ही आसान है कि एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, एक ही कॉलम हो, उसे क्या कहा जाता है? कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे ए नाम का एक मैट्रिक्स बनाया और इसमें जो एलिमेंट्स हैं, जो अवयव हैं, वो क्या है जी? 1 2 3। तो देखिए यहाँ पे रो कितने हैं? ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया, लेकिन कॉलम कितना है? सिर्फ एक है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए रो 3 है लेकिन कॉलम कितना है? 1 है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग कॉलम मैट्रिक्स के बारे में बता सकते हैं। दूसरा जो है उसे क्या कहते हैं भाई? तो उसे कहा जाता है रो मैट्रिक्स। देखो कॉलम का ही उल्टा हो गया वो। ठीक है, रो मैट्रिक्स। ठीक, इसे हम लोग क्या कहेंगे हिंदी में? हिंदी में इसे कहते हैं पंक्ति आव्यूह। ठीक है जी, पंक्ति आव्यूह। ये क्या होता है? तो एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, एक ही रो हो, उसे क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ए नाम का एक आव्यूह बनाया, ठीक है, और इसमें एलिमेंट क्या है जी? 1 2 और 3 है। अब देखो इसमें रो कितने हैं? रो 1 है। कॉलम कितना है जी? कॉलम 3 है। ठीक है, ये देखो 3 कॉलम है। अब आप लोग कहोगे सर 3 ही कॉलम बार बार दिखा रहे हैं या तो 3 ही रो दिखा रहे हैं, 3 ही होता है क्या? नहीं भाई, दिखाने में मतलब आदत बना हुआ है 3 तक, तो 3 तक ही लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो ये क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस 3 हो जाएगा। ठीक है, कि एक रो है और 3 कॉलम है। अच्छा देखो यहाँ पे रो कितने हो सकते हैं भाई? तो रो होने को 4 हो सकते हैं, रो होने को 5 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अगर इन जनरल बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? रो देखिए क्या हो सकता है? 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट दे करके बहुत सारे रो हो सकते हैं। कहां तक रो हो सकता है? एम तक रो हो सकता है। ठीक है, तो इसका अगर हम ये करें कि कोटि लिखना चाहें तो एम क्रॉस 1। रो कुछ भी हो सकता है, 2 रो हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन कॉलम कितना रहेगा? एक ही रहेगा। तो इन जनरल अगर इसका ऑर्डर पूछा जाए तो इसका ऑर्डर कितना होता है? m क्रॉस 1 होता है। अगर इसकी बात करें तो रो फिक्स है, हमेशा एक ही रो होगा, लेकिन कॉलम क्या हो सकता है? 2 कॉलम हो सकता है, 3 कॉलम हो सकता है, होने को 4 कॉलम हो सकता है। अब आप लोग कहोगे सर आपने लिखा है 5, बोल रहे हैं 4, तो भाई 1 2 3 4, 4 ही कॉलम हुआ ना। कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे को हम 8 लिख सकते हैं, लेकिन कॉलम अभी कितना है? 5 कॉलम हुआ है, तो कुछ भी हो सकता है कॉलम, है ना बच्चों। तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे रहने देते हैं, लेकिन अगर इन जनरल बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? रो तो एक ही रहेगा, लेकिन कॉलम जो है वो कहां तक जा सकता है? बहुत आगे तक जा सकता है। तो इसे हम क्या लिखेंगे कि रो 1 है लेकिन कॉलम कितना? n। तो 1 क्रॉस n इसका क्या हो जाएगा? कोटि हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है वो हम लोगों ने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रकार क्या है। तो जो आव्यूहों का अगला प्रकार है ना, उसे कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। हिंदी में कहते हैं वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह किसे कहेंगे? तो एक ऐसा आव्यूह जिसमें जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम है ना वो समान रहे, बराबर रहे, यानी कि जितना रो रहे उतना ही कॉलम रहे, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। ठीक है बच्चों, वर्ग आव्यूह, इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या रहे? बराबर रहे। जैसे कि एक हमने यहाँ पे मैट्रिक्स लिया 1 2 3 एंड 4। इसमें रो कितने हैं? 2 रो है। कॉलम कितना है? 2 ही कॉलम है, तो 2 क्रॉस 2 का। ठीक, अगर हम एक और मैट्रिक्स लेते हैं इस तरीके से कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या हो जाएगा? 3 रो दिख रहे होंगे आप लोगों को, साथ ही साथ 3 ही क्या दिख रहे हैं? कॉलम दिख रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 3 क्रॉस 3। तो वर्ग आव्यूह होने के लिए क्या जरूरी है कि ए नाम का एक मैट्रिक्स है जिसके जो एलिमेंट हैं वो क्या है? ए आई जे है, और इसका कोटि क्या है? m क्रॉस n है, लेकिन जो m है ना वो n के क्या है? बराबर है। जैसे देखो ये m है, ये n है, दोनों 3 3 है, ये m है, ये n है, दोनों 2 2 है, यानी कि दोनों क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। तो वर्ग आव्यूह के लिए बहुत जरूरी है कि ये दोनों क्या रहें जी? बराबर रहें। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना? कोई दिक्कत है? नहीं जी। तो मैट्रिक्स का जो अगला प्रकार है उसे हम लोग कहते हैं विकर्ण आव्यूह। चौथा नंबर का होगा, है ना? उसे कहा जाता है विकर्ण आव्यूह। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं भाई? तो इंग्लिश में कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स, DIA, डायगोनल
मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है? तो ये देखिए, एक ऐसा आव्यूह जिसमें जो विकर्ण के जो एलिमेंट है ना वो क्या रहे, नॉन जीरो रहे, मतलब कि वो जीरो ना रहे, लेकिन बाकी जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे क्या रहे, जीरो रहे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, अभी बताते हैं। देखिए, देखो विकर्ण आव्यूह होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो आव्यूह है ना वो क्या रहे, वर्ग रहे। वर्ग आव्यूह ही विकर्ण आव्यूह बन सकता है। ठीक, तो ए नाम का एक मैट्रिक्स हम लोगों ने बनाया और इसमें एलिमेंट क्या है जी, 1 है, 0 है, 0 है, 0 है, 4 है, 0 है, 0 0, मान लो कि 8 है। तो ये देखिए, ये जो विकर्ण है ना, ये जो विकर्ण है, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो क्या है, 0 नहीं है। इसके अलावा बाकी जहां भी देख लो सारे के सारे जो अवयव है ना वो क्या है, 0 है। तो इसे हम लोग कहते हैं विकर्ण आव्यूह। ठीक है बच्चों, अब आप लोग कहोगे कि सर विकर्ण तो ये भी है, विकर्ण क्या है, ये भी तो विकर्ण ही है ना, तो इसको नहीं देखना है क्या? तो नहीं, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। मैट्रिक्स का जो मेन विकर्ण होता है वो हम लोग इसे मान के चलते हैं कि यही विकर्ण है। ठीक है, तो इसी को देखना है। विकर्ण के एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो हैं, और बाकी सारे के सारे एलिमेंट क्या है जी, 0 हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विकर्ण आव्यूह। अब विकर्ण आव्यूह होने के लिए आव्यूह का वर्ग आव्यूह होना जरूरी है। ये मैंने क्या कहा था अभी। तो देखिए, एक आव्यूह लेते हैं जो कि वर्ग आव्यूह नहीं है, आयत आव्यूह है। ठीक है, आयत आव्यूह मतलब जो आयताकार होता है, जैसे 2 3 4 5 6 8, ये। तो इसका विकर्ण कहाँ पे है, जरा विकर्ण बनाइए। तो विकर्ण देखो, ये रहा विकर्ण। तो ये विकर्ण थोड़े है भाई, एक अवयव और होना चाहिए था, ये छूट गया है ना। विकर्ण इसका आप बना ही नहीं सकते, इसका विकर्ण क्या कर सकते हो, आप बना ही नहीं सकते। विकर्ण किसको कहते हैं कि यहां से घेरना चालू करें, यहां तक पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, हाँ। तो आयत जो है उसका विकर्ण ही नहीं बना सकते, तो विकर्ण आव्यूह कहां से बनेगा? कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो ये रहा हमारा विकर्ण आव्यूह, किसे कहते हैं, वो। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रकार। तो मैट्रिक्स का जो अगला प्रकार है ना उसे हम लोग कहते हैं अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह को इंग्लिश में कहा जाता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ये देखिए, स्केलर मैट्रिक्स किसे कहा जाता है बच्चों? तो ये विकर्ण आव्यूह का ही एक प्रकार है। ठीक है, एक आव्यूह ऐसा रहे जिसमें जो विकर्ण का अवयव रहे ना वो समान रहे और बाकी सारे के सारे अवयव क्या रहे, 0 रहे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, या तो अदिश आव्यूह कहते हैं। देखो, विकर्ण का आव्यूह जो है वो क्या है, नॉन जीरो है, मतलब 0 नहीं है, और साथ ही साथ समान है। ये जो 3 अवयव हैं, तीनों की तीनों क्या है जी, 4 है। ठीक, दिख रहा है, तीनों समान है। बात समझ आ रहा है? ठीक, तो देखो ये विकर्ण आव्यूह है कि नहीं? हाँ जी, विकर्ण आव्यूह है। साथ ही साथ ये कैसा आव्यूह है, वर्ग आव्यूह भी है। तो अगर आपसे कोई कहे कि एक अदिश आव्यूह वर्ग आव्यूह होता है कि नहीं, तो हाँ जी होता है, वर्ग आव्यूह होगा तभी तो वो विकर्ण आव्यूह बनेगा, और विकर्ण आव्यूह रहेगा तभी तो वो क्या बन सकता है, अदिश आव्यूह बन सकता है। यानी कि एक अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह भी होता है, साथ ही साथ वर्ग आव्यूह भी होता है। कोई तरह का दिक्कत है? लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि एक जो विकर्ण आव्यूह है वो क्या है, अदिश आव्यूह भी रहे। जैसे देखो, ये विकर्ण आव्यूह तो है लेकिन अदिश आव्यूह नहीं है। अदिश किसे कहेंगे, जहां पे ये जो विकर्ण पर के जो अवयव है ना वो क्या रहे, एक जैसे रहे, समान रहे। समझ में आ गया? तो विकर्ण आव्यूह इसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, और ये सारे के सारे वर्ग आव्यूह हैं। जैसे कि ये 3x3 का है, ये 3x3 का है, होने को 2x2 का भी हो सकता है, 4x4 का भी हो सकता है। जैसे बी नाम का एक बना दिया और मान लो कि यहाँ पे लिख दिया 5 0 0 5। तो ये देखिए, ये रहा विकर्ण, और विकर्ण के आव्यूह क्या है, समान है, तो ये कैसा हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ वर्ग भी है, 2x2 का है। समझ रहे होंगे आप लोग, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसी में आगे बढ़ते हुए एक और आव्यूह पढ़ते हैं जिसका नाम है तत्समक आव्यूह। इंग्लिश में कहा जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैट्रिक्स, बहुत काम आने वाला है हम लोगों को जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो मैट्रिक्स का जो अगला टाइप है वो क्या है, तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? तो ये भी विकर्ण आव्यूह का ही एक प्रकार है। मतलब विकर्ण आव्यूह ने अपने कई रूप छिपा रखे हैं। ठीक है, विकर्ण आव्यूह किसको कहते हैं बच्चे? तो विकर्ण के जो एलिमेंट होते हैं ना वो 0 ना रहे,
ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ये लो विकर्ण हमने बना दिया, ये जीरो नहीं करना है, बाकी सब को क्या करो, जीरो लिख दो, लेकिन विकर्ण वाले को जीरो नहीं लिखना है, ठीक है। लेकिन हमें इसे तत्समक आव्यूह बनाना है भाई, विकर्ण आव्यूह नहीं बनाना है। तो तत्समक आव्यूह कब बनेगा, जब विकर्ण के जो एलिमेंट है ना वो क्या रहे, 1 रहे, बाकी सब का सब क्या रहे, 0 रहे। यानी कि विकर्ण के एलिमेंट 1 बाकी सारे 0, हम उसे क्या कहते हैं जी, उसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और उसका एक अलग ही नाम है, उसे हम लोग किससे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं। अब ये आई जो है ना वो कई प्रकार का होता है, कई प्रकार का मतलब ऑर्डर के आधार पे, जैसे 1 है, 0 है, 0 है, 1 है, तो ये क्या है, 2x2 का है, ये क्या है, 3x3 का है। इसी तरीके से आप 4x4 का भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक और होता है जिसे हम लोग कहते हैं शून्य आव्यूह, इसे भी लगे हाथ कर ही लेते हैं, शून्य आव्यूह। ये शून्य आव्यूह क्या होता है भाई, जीरो मैट्रिक्स। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे जो एलिमेंट है ना वो क्या रहे, 0 रहे। जैसे ए नाम का एक मैट्रिक्स बनाया और इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, शून्य आव्यूह कहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये वर्ग ही रहे, होने को ये ऐसा भी हो सकता है। ये तो वर्ग नहीं है ना भाई, ये तो 2x3 है ना, ये भी क्या है, शून्य आव्यूह है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो आव्यूहों के प्रकार में हमें इतने ही पढ़ने थे, इतने प्रकार के आव्यूह होते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आव्यूहों की समानता। मतलब दो आव्यूह को आप समान कब कहोगे, आव्यूहों की समानता अभी बताते हैं कि आव्यूहों की समानता से क्या मतलब है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। जैसे देखिए ए नाम का एक आव्यूह है और इसके अंदर जो एलिमेंट हैं 1, 2, 3 और 4 है। आपने कहा कि ए और बी दोनों बराबर हैं, यानी कि बी नाम का एक और मैट्रिक्स है और ए के साथ वो क्या है जी, देखने पर एकदम बराबर है। तो यानी कि बी में भी आपको क्या रखना पड़ेगा, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट रखना पड़ेगा, सेम पोजीशन पे। जैसे यहाँ पर ए 1, 1 के जगह पर 1 है तो इसे हमने क्या रखा है, 1 रखा है। ए 1, 2 के जगह पर 2 है तो यहाँ पर भी ए 1, 2 के जगह पर क्या रखा है, 2 रखा है। ए 2, 1 के जगह पर 3 है तो यहाँ पे भी हमने वही रखा है। यहाँ 4 है तो यहाँ भी क्या रखा है, 4 रखा है। ठीक है बच्चों, जैसे देखिए एक आव्यूह है, यहाँ पे लिखा हुआ है x, y, z एंड मान लो कि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है और हम लोगों ने कहा कि ये इक्वल है 1, 2, 3 एंड 5 का। तो इसका मतलब है कि x जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। y जो है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। और ये जो z है ना वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। ठीक है, और देखो 5 ऑटोमेटिक 5 के बराबर लिखा हुआ है। अगर कभी ये लिखा हुआ रहता कि यहाँ पे 5 रहता और यहाँ पे 4 रहता तो हम लोग कहते कि ये जो सवाल लिखा हुआ है वो सवाल ही गलत है। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई हम कह रहे हैं कि ये दोनों बराबर है और ये भी दिखा रहे हैं कि इसका ये वाला जो अवयव है A22 वो इसके A22 के बराबर नहीं है। तो अगर दो मैट्रिक्स बराबर दिया हुआ है तो सारे के सारे जो संगत एलिमेंट होंगे ना, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, A11 जो है वो A11 के बराबर होगा, A12 A12 के बराबर होगा, A21 A21 के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट वाला क्लास था वो समझ में आ गया होगा। अगर आपने इसे अच्छे से देख लिया, बढ़िया से समझ लिया, तो हमारे सामने एक एक्सरसाइज है जी, वो एक्सरसाइज का नाम है 3.1। आप लोग बड़े ही आसानी से खुद से कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं हिंट देने के लिए, बताने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ। अगला जो वीडियो हमारा होगा वो एक्सरसाइज 3.1 होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए SR क्लास के साथ।